स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइजा ब्रिश एकेडमी। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैथ्स को हम किस तरह से यानी कि मैथ्स का जो पेपर होगा 9th क्लास बोर्ड का उसको आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसका मेथड भी बताऊंगी और प्रॉपरली सॉल्व करके भी बताऊंगी कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक मैथ्स का पेपर मौजूद है, ठीक है। ये 2023 के दिसंबर टेस्ट में आया हुआ था, लाहौर से बन के आया है, बोर्ड का पेपर है, बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है टोटली। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव है का पेपर है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यूज नहीं समझ आती, यानी फॉर एग्जांपल आपको आता ही नहीं है एमसीक्यूज, अगर आपने पढ़ा हुआ है आपको भूल गया या आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है अगर, ठीक है, वो एमसीक्यूज, तो आप लोगों ने उसको सॉल्व किस तरह से करना होगा। आप लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपके पास एक एमसीक्यूज है, ठीक है, उसमें 3 चीजें हैं और एक चीज डिफरेंट है। 4 एमसीक्यूज होते हैं तो एक एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों का एक ऑप्शन डिफरेंट है और 3 ऑप्शंस आप लोगों के बिल्कुल सेम है, यानी कि सिमिलर है आपस में। तो आप क्या करेंगे, आपने कभी भी डिफरेंट ऑप्शन पे टिक नहीं कर देना। आप कहेंगे कि ये डिफरेंट है इसका मतलब कि यही ठीक होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा पेपर आप लोगों को माइंड ब्लोइंग सा देता है ताकि आप लोग से सॉल्व भी ना हो, आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ताकि वह अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सके कि आप लोगों को कितना आता है पेपर, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी जो डिफरेंट चीज है उस पर क्लिक नहीं करना है, उसको टिक नहीं करना है आप लोगों ने। आप वही ऑप्शन चूज किया करें जो आप लोगों को सिमिलर लग रहे हो। अब जो सिमिलर ऑप्शंस हैं उनमें से आप वो ऑप्शन देखें जो आपके जहन में है कि आपको लगता है कि हाँ यही ठीक होगा, फिर आप लगा दें, फिर चाहे वो गलत हो या ठीक। वैसे भी एमसीक्यूज का ऑप्शन का एमसीक्यूज का एक ही नंबर होता है, उससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि पेपर सॉल्व करने के पैटर्न में ये भी शामिल है कि आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि एमसीक्यूज तो सबसे पहले किया करें, क्योंकि एमसीक्यूज को पेपर वापस ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चकवाल बोर्ड में तो यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है आप लोगों का, आप उसमें क्या किया करें, जो जिस जिस क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस है आप लोगों के, आप उनको पहले सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये मैं पैटर्न साथ साथ लेके चलूंगी, ठीक है। उससे पहले हम एमसीक्यूज पे आते हैं। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बताती हूँ कि इस जो आपको पेपर नजर आ रहा है ऑब्जेक्टिव वाला, इसके क्या क्या आंसर्स हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में रिपीट हो जाए, इनमें से कोई एक एमसीक्यू से रिपीट हो ही सकता है, तो अगर यही रिपीट हो तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, आप लोगों को ये पहले से आता हो, ठीक है। ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पेपर में जो इस पेपर में है। तो बेहतर है कि आप लोग इसको भी अच्छी तरह रेडी कर लें, और जरूरी नहीं कि हर मॉडल पेपर से या किसी पास्ट पेपर से या किसी और इसी पैटर्न के पेपर से ही आप उसी को सिर्फ याद करें। आप लोगों ने करना ये होता है कि जो आप लोगों के पास पेपर है, आप देखें कि उससे मुतलिका कौन कौन से क्वेश्चन है, उससे सिमिलर सारे क्वेश्चन को आप लोग रेडी किया करें, ठीक है। मतलब ये होता है कि पेपर में आएंगे ही वैसे वाले क्वेश्चन, ये नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, उस जैसे मजीद जो क्वेश्चंस है वही पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इनका ज्यादा चांस होता है, लेकिन एग्जामिनर की ये मर्जी कि वो जैसा भी करे, वो अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर भी सकते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंट्रीज हैं 2 और 1 इज, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ाया था कि हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसकी रोज की तादाद और उसके बाद उसके कॉलम्स की तादाद। अब रोज और कॉलम्स अगर आप लोगों को समझना है तो आप सर्च कर लें यूट्यूब बार पे, सर्च बार पे के 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 बाय आइजा ब्रिश एकेडमी, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपके पास 2 और 1 जो है ये सिर्फ एक रो में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 इसका बन गया सबसे पहले बाय, अब 1 के बाद बाय लगेगा और उसके बाद इसमें कॉलम देख लें, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, जहाँ पे यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1 रो थी और 2 कॉलम्स, तो 1/2। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंड एमसीक्यूज है, राइट √x इंडेक्स 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कह रहे हैं, इन्होंने हमें ये चीज दी है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में, √x इंडेक्स 7 है, तो अब वो कह रहे हैं कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब होता है कि पावर वाली फॉर्म में, यानी कि उसके ऊपर पावर आए, ठीक है। अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, तो पावर वाली फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक
अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट की वैल्यू हमेशा एक एक्सपोनेंट में होती है, एक पावर में होती है, ठीक है। तो अंडर रूट की वैल्यू, हर अंडर रूट की वैल्यू वही होती है जो उसका इंडेक्स होती है। अब इंडेक्स यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा कि मैं किस चीज को बोल रही हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है कि इंडेक्स क्या होता है, तो ये जो 7 है अंडर रूट के ऊपर, इसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर रूट की जो वैल्यू है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। तो एक्सपोनेंशियल क्या होती है? एक पावर होती है, ठीक है। तो पावर जो है वो आपके पास क्या बन गई इसकी? 1/7, ठीक है, 1/7। तो आपके पास x की पावर 1/7 बन जाती है। तो यहाँ पे आपका पास जो है ऑप्शन ए जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यूज क्या है हमारा? इफ y इज इक्वल टू लॉग, आई थिंक सो नीचे z लिखा हुआ है, बेस z है, और उसके बाद x, देन अब इसका बताना है कि अगर ये इस चीज में हमें बताया गया तो आपने बताना है कि कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ही है, तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेथड मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले क्या होता है कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, आई थिंक सो एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था हमने। तो पहले हमने वहां पे कैसे पढ़ा था आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जामिनर हमेशा आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहता होता है। तो यहाँ पे उन्होंने उल्टा करके लिखा हुआ है, पहले y लिखा हुआ है। हालांकि पहले क्या होता था कि लॉग वाली वैल्यू लिख के उसके बाद लिखा जाता था y इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ पे पहले y लिख दिया गया है, तो इससे आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है। आप लोगों ने क्या करना है? लॉग बेस z एंड x इज इक्वल टू y, यू लिख लेना है, इस फॉर्म में लिख लेना है, इस वाले एमसीक्यूज को, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था जो नीचे बेस दी गई होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? z, ठीक है। तो z जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर नहीं आएगा, यानी कि प्रॉपर जो वैल्यू होती है उसमें आ जाएगा, बेस में नहीं रहेगा। लॉग तो हमारे यहाँ से फिनिश हो जाता है ना, तो z ऊपर आ गया, यानी कि सिंपल z आ गया। उसके बाद क्या होगा कि जो आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेजेंट है x, वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है यानी y, वो आपके पास यहाँ पे x का एक्सपोनेंट बन जाएगी। अब करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 करने के लिए मुझे आप लोगों को करवाना पड़ेगा, अगर आप इस एमसीक्यूज को सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ये मेरी एक्सरसाइज 4.1 वाली, आई थिंक तो 4.1 वाली वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि फैक्टर आप लोगों ने फाइंड करने हैं 3x² माइनस x माइनस 2 के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जुबानी बताऊँ तो ये बनता है कि 2 3 टाइम क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी चीज बनानी है कि जिसके बाद आपके पास 6 ही बने। ये आप लोगों को इस तरह जुबानी समझ नहीं आएगा, तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज पे, द फैक्टराइजेशन ऑफ, ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसका आंसर बनता है आप लोगों के पास ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी का आप लोग अब खुद देख लीजिएगा। अच्छा, जो 6 एमसीक्यूज है ये क्या है? एलसीएम ऑफ a² प्लस b² एंड a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज, ठीक है। आप लोगों ने एलसीएम बताया है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनता है वो है a माइनस b। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7th एमसीक्यूज है, x इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है। और x जो है वो 0 के इक्वल है। वो कह रहे हैं कि ये किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ये चैप्टर नंबर 7 से एमसीक्यूज आया हुआ है, इसको भी सॉल्व करवा देती हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है x माइनस, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, हर ऑप्शन को आपने देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 इज स्मॉलर देन 0। अब ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 या नहीं, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें तो वो 0 आती है या नहीं, ये चीज हमें देखनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इज स्मॉलर देन 0 प्लस 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, इसका मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, यानी कि वो फॉल्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है, x प्लस 2 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x प्लस 2 इज स्मॉलर देन 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे x इज स्मॉलर देन 0 और यहाँ पे प्लस 2 था तो वहां जाके माइनस 2, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा आपके पास, जिसके लिहाज से ये फाइंड होता है कि x की वैल्यू माइनस 2 आती है, तो x की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास जो इक्वेशन है ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके सी वाला ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, 3x प्लस
5 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x इज स्मॉलर देन 0 -5, यानी कि 3x इज स्मॉलर देन -5। तो -5, अब 3 जो है वो 5 से x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की साइन की दूसरी साइड पे जब पहुंचेगा तो क्या होगा, x इज स्मॉलर देन 5/3। जो 5/3 आ जाएगा उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं आना चाहिए, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची है। लास्ट इक्वेशन क्या बची है हमारे पास, डी में है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या प्रूव करता है कि x इज इक्वल देन 0, ठीक। अब हम करते हैं इसका 8th MCQs। 8th MCQs है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन √2x - 3 - 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो -7 है इस ऑप्शन में, सॉरी इस एमसीक्यूज में जो -7 है वो अंडर रूट के बाहर है। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू को इसी तरफ रहने देंगे और अंडर रूट के बाहर जो वैल्यूज है यानी -7 को आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब आप इस -7 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहां जाके वो प्लस हो जाएगा। तो 0 + 7 इज इक्वल टू 7। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड्स पे आप लोगों ने स्क्वायर टेक करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और इस साइड से आप लोगों के जो हो गया अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो सिंपल सॉल्यूशन होता है वो आप लोग करेंगे, x की वैल्यू सिंपल फाइंड हो जाएगी आप लोग के पास। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा था। आई थिंक 7.1 या 7.2 में आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। उसके बाद है ये 9th MCQs। अब ये वाले जो आगे MCQs आई थिंक तो ये सारे ही हमारे ज्योमेट्री और थ्योरम्स वाले चैप्टर से आए हैं। चलें इन पे भी जरा नजर दोहरा लेते हैं कि ये किस तरह के हैं। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर हों, ठीक है। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वो सीधे ना हो, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ, यानी कि 3 गैर हम नुकात डैश का तयन करते हैं। किसका तयन करते हैं, ठीक है, हमें ये बताना है कि अब जो एक रे होती है, रे क्या होती है, रे तो एक सिंपल रे होती है, ठीक है। वो किसी भी जगह हो सकती है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, वो जरूरी नहीं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ही टच कर रही हो। लाइन क्या होती है, लाइन तो एक सिंपल लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन सेगमेंट आप लोगों को बताना चाहिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है। उसके बाद है प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या होती है, मुस्तवी। मुस्तवी हमारे पास क्या होती है, मुस्तवी में हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है आपके पास इस एमसीक्यूज में वो करेक्ट है। उसके बाद क्या है, 10th आपके पास एमसीक्यूज है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑफ डैश साइज एंड शेप। आई होप कि आप लोगों ने थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ा होगा। तो थ्योरम्स को समझने के लिए आप लोगों ने यकीनन एक वर्ड बाइसेक्टर और एक वर्ड कॉन्ग्रुएंट और इस टाइप के पैरेलल, इस टाइप के वर्ड्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगी, लेकिन आप लोगों को मैं इस चीज को डिफाइन कर देती हूँ। इसका आंसर जो है, अब इसका आंसर क्या बताया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सेम होना, ठीक है। यानी कि अगर 2 ट्रायंगल्स ही फॉर एग्जांपल है हमारे पास, तो उसका हर एंगल और हर साइड इक्वल होगी अगर उन 2 ट्रायंगल्स की, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ओके। 7th MCQs, the diagonal of a parallelogram dash each other। अब देखें डायगोनल क्या होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम तो आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को किस तरह से समझा सकती हूँ, यानी जिसके 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो डायगोनल, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, हरगिज नहीं कर रहे होते, ठीक है। सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सॉरी ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और बाइसेक्ट एट राइट एंगल, नहीं बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे होते राइट एंगल पे। और उसके बाद क्या है कि ट्राइसेक्ट कर रहे होते हैं, ट्राइसेक्ट भी नहीं कर रहे होते। इसका ऑप्शन आप लोगों के पास कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, कि वो एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। आप देखिए वो क्या है कि अब ये थ्योरम से एक आया हुआ है, ठीक है। आप इसको और से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको वो थ्योरम भी आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है, वो उसकी आर्म से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे है वो, एक पॉइंट है उसके एक लाइन के बाइसेक्टर पे पाया जा रहा है और उसकी जो दोनों आर्म्स हैं वो उससे
इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। क्या है कि वो सर्कल होगा? हरगिज नहीं। क्या वो ट्रायंगल होगा? हो सकता है। उसके बाद क्या ये एक एंगल होगा? हो सकता है। उसके बाद ये साइड भी हो सकती है। तो अगर हम बहुत गहराई में जाएं इस क्वेश्चन के, तो वो एक ट्रायंगल भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है और साइड भी हो सकता है, वो सर्कल नहीं हो सकता। तो सबसे बेहतरीन चीज जो हमें मिलती है वो यहाँ पे क्या मिलती है? एंगल बन जाएगा हमारे पास। किस तरह से एंगल बनेगा अब आप देखें तो, उस जो जो पॉइंट है जहाँ पे बाइसेक्टर आप लोगों का एक लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, यानी उसको आर्क, यानी कि जो हमने आर्क लगाई, सॉरी आर्क नहीं, जो हमने लाइन खींची है, वहां पे रे खींची है, ठीक है, वहां पे जो पॉइंट बन रहा है हमारे पास रे को बाइसेक्ट, लाइन को बाइसेक्ट करता हुआ, तो वो जो पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा? वहां से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो हमारे पास एक बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उससे लेके जब हम आर्क लगाएंगे यहाँ पे लाइन पे, ठीक है, तो वो हमारे पास एक एंगल की फॉर्म में बनेगा। तो वो हमारे पास क्या बन गया? एक एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द वाइडेस्ट एंगल इज ऑफ। अब पूछा जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो खुला एंगल होता है, यानी कि सबसे वाइड, यानी कि सबसे ज्यादा कुछ भी कह सकते हैं, वसी जो एंगल होता है, वो हमारे पास कौन सा होगा? ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता है 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। अब जो एमसीक्यूज 14 है, वहां पे क्या है? टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट डैश पॉइंट। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि एक बाइसेक्टर जो होता है वो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा होता है एक लाइन को, तो जो टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। दो किताब खित एक दूसरे को डैश नुकात पर किता करते हैं। कितने नुकात पर किता करते हैं? अब आप लोग देखें, ऑप्शन ए है 1। अब आप लोग खुद ही लगा लें, एक लाइन लगाई आप लोगों ने, उसके ऊपर से एक और लाइन आई जिसने उसको उस लाइन को कट किया, यानी कि उस लाइन के ऊपर से जो गुजर गई, ठीक है, तो कौन से पॉइंट, कितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट हुई? ओनली 1 पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज 15 है, a quadrilateral having each angle equal to 90 degree is called। एक जो क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होगा कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि हैविंग ईच एंगल, उसमें जितने भी एंगल्स प्रेजेंट हैं वो सब के सब कितने हैं? 90 डिग्री के बराबर, यानी कि वो सब एंगल्स 90 डिग्री के हैं, और वो सब के सब जो हमारे पास हैं क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं कि वो सारे इक्वल हो, यानी कि उसकी जो कुछ साइड्स इक्वल हैं और कुछ साइड, मतलब कि एक तरह से कह लें कि 2 साइड्स आर इक्वल टू 2 साइड्स, उसकी 4 साइड्स हुई। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो उसका हर एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब आप देखिए पैरेललोग्राम का कभी भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, 75 डिग्री का होता है, और उससे ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में तो 4 साइड्स होती नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स, तो रोम्बस में तो कभी 4 साइड्स होती नहीं है, उसकी तो 5 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल को देखा जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल ही होता है, यानी उसके अंदर 4 साइड्स ही प्रेजेंट होती हैं। और अगर आप इस फिगर बनाकर उस पर गौर करें तो हर एंगल आपके पास 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी है वो आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव में करेक्ट है। ये तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मुझे कंफ्यूजन होगी थी, यहाँ पे 15 एमसीक्यूज आए हुए, ठीक है, आप लोगों ने 15 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे मैथ के पेपर में। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव की, सॉरी सब्जेक्टिव में आप लोगों के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस और एक पार्ट में आप लोगों को दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो बेहतर तो ये है कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आप वो भी इस तब अटेम्प्ट करें जब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से आते हों, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो अच्छे से आते होंगे आप लोगों को, अगर वो आप लोग प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा, और आप शॉर्ट क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो आप लोग सिंपली कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो एक पार्ट होता है उसके अंदर आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइम्स यही क्वेश्चन आते हैं। चॉइस तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा होती है, क्वेश्चन यही आते हैं कि आप लोगों ने ना 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑलमोस्ट यस 8 ही क्वेश्चन दिए होते हैं।
तो आप लोगों ने उनमें से 9 क्वेश्चन सॉरी दिए होते हैं, तो आप लोगों ने उनमें से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, राइट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन, ठीक है। जबकि क्वेश्चन दिए गए हैं 9, यानी कि 3 क्वेश्चन की आप लोगों के पास चॉइस है कि आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट होगा और इसी तरह से दोबारा फिर ये क्वेश्चन रिपीट होगा, यानी 3 टाइम आप लोगों के पास यही क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इनमें से चॉइस होती है आप लोगों के पास कोई से 6 क्वेश्चन करने हैं, और मैं आप लोगों को पेपर को, इस मैथ के पेपर को अच्छी तरह से याद करने का तरीका बताऊं कि मोस्टली इसमें डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो डेफिनेशंस नहीं होती, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों के पास जो टोटल होते हैं 60 नंबर्स, वो आप लोगों के होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, सॉरी 60 नहीं 36 नंबर्स आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के ओनली 24 नंबर होते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस, ठीक है। आपने कोई से 6 क्वेश्चंस में को अटेम्प्ट करना है, नहीं उसके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सेकंड है डिफाइन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड है इवेलुएट आयोटा की पावर 50, ठीक है। 6th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई अंडर रूट या क्यूब रूट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। क्यूब रूट 16 x की पावर 4 y की पावर 4 आई थिंक सो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आपने इसको y की पावर 5 आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसका जो 5th पार्ट है उसमें दिया गया है कि राइट इन सिंगल लोगरिथम 2 log x माइनस 3 log y। अब स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व ही नहीं किया पहले कभी। अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन आप लोगों के बुक में आया हुआ था 3.3 एक्सरसाइज में आई थिंक सो, तो अगर आपने उसको प्रॉपर्ली ध्यान से और समझ के सॉल्व किया है तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6th है आपके पास फाइंड वैल्यू ऑफ x, जबकि log बेस 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद इसका 7th है सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट इंडेक्स 5 243 x पावर 5 y पावर 10 एंड z पावर 15, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और 9th क्वेश्चन है फैक्टराइज 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z क्या क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को ओनली फर्स्ट पार्ट रीड करके दिखाया, आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। आप लोगों के अगर आप सॉल्व करेंगे भी ना, ये 9 क्वेश्चन हैं, अगर आप इनमें से 9 के 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहली बात तो ये कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। दूसरी बात ये कि एग्जामिनर कभी भी आपके 9 क्वेश्चन चेक करके उनमें से कोई 6 क्वेश्चन जो बिल्कुल ठीक है उनको सिलेक्ट करके आपको मार्क्स नहीं देगा। वो वही वाले क्वेश्चन देखेगा जो आप लोगों ने पहले किए हुए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे तो नेम दिया गया है राइट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। इनमें जो 9 क्वेश्चन है उनमें से आपने 9 के 9 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, लाइन वाइज कर लिया या फिर आगे पीछे करके कर लिए। तो जो आपने क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, पहले जो 6 क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनर उन्हीं को करेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया। वो डेफिनेशंस तो आप लोगों को खुद प्रिपेयर करनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेशंस को मैं समझा जरूर सकती हूँ लेकिन मैं याद तो आप लोगों को नहीं करवा सकती, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सॉल्यूशन वाली चीज़ें ही हैं, डेफिनेशंस एक दो ही हैं कि डिफाइन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और उसके अलावा है कि डिफाइन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस आप लोग अच्छे से रेडी कर सकते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स यानी कि जिसकी रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, ठीक है। उस वक्त जो मैट्रिक्स हमें हासिल होता है वो, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स है उसकी रोज और उसकी कॉलम्स को हमने आपस में तब्दील किया है तो वो क्या होगा, हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, वो वाला मैट्रिक्स जिसमें हम उस सब चीजों को चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अगला जो डेफिनेशन है डिफाइन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज प्रेजेंट हैं, सबसे पहले तो ये कि वेरिएबल कभी भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसमें वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। और जो भी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर पावर होनी चाहिए, या ना भी हो तो भी कुछ नहीं होता, यानी कि एक ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल्स भी प्रेजेंट हो और साथ में कांस्टेंट भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही बन जाती है। बाकी की जो डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड वो आप लोग अपनी बुक से रेडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है राइट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि आपने 6 क्वेश्चन कोई से भी 6 क्वेश्चंस को आंसर करना है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए मैं आप लोगों को 1 बाय 1 इसके भी क्वेश्चंस रीड करके दिखा देती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन रीड करके दिखाए हैं, ये हमारे पास सारे के
सारे क्वेश्चंस आए हुए थे फर्स्ट 5 चैप्टर में से, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो जितने भी पार्ट्स आए हुए हैं आप लोगों के, तो वो सब के सब हमारे पास 5 चैप्टर के बाद से आए हुए हैं। 5 चैप्टर भी बीच में इंक्लूड है, 5 टू आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से आए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है जो हमारे पास है, इसमें क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट इसमें पार्ट है डिफाइन फैक्टर थ्योरम। ये हमने 5.1 में पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। उसके बाद है फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। एचसीएफ फाइंड करना होगा फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन डेल्टा 2x प्लस 5 इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल 11, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये 7.3 एक्सरसाइज में से आया हुआ है, आप मेरी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को 7.3 एक्सरसाइज की में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा का साइन है और डिटर्मिनेंट का साइन है ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस चीज़ में जो आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो डेल्टा ही के होंगे, क्योंकि जो भी आपके पास होता है डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास किस में होता है, मैट्रिक्स में होता है हमेशा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात को हमेशा जहन में रखना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब डेल्टा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, और फिर एक और बार आप करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 11, यानी कि एक तो आप इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बगैर डेल्टा के साइन के, उसके बाद आप इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे इक्वल के बाद वाली जो एंट्री है यानी कि जो भी वैल्यू है उसके साइन चेंज करके, ठीक है। उसके बाद है कि डिफाइन द ऑर्डर पैरो, ये आप लोग डेफिनेशन रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद है सॉल्व द इक्वेशन अंडर रूट 2x माइनस 3 और अंडर रूट के बाहर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो ये वही जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये वही क्वेश्चन आया हुआ है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एमसीक्यूज में करवाया। इसका हमारे पास था एमसीक्यूज नंबर 8, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8 भी यही है और ये भी यही है। अब यहाँ से आप लोगों को एक ट्रिक मिल जानी चाहिए कि अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यूज को सॉल्व करके इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया होगा तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज याद रह जाएगा, ठीक है। अगला इसका पार्ट है डिफाइन ओरिजिन। ओरिजिन को आपने डिफाइन करना है, ठीक है, डायग्राम बनाने साथ तो वो बेहतर होगा। उसके बाद है डिफाइन स्केल ऑफ ग्राफ। डिफाइन स्केल ऑफ ग्राफ को आप लोग अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, या आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से आए हुए हैं आई थिंक ये क्वेश्चंस। उसके बाद है डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी आप लोग डेफिनेशन रेडी करेंगे। उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए हमारे पास है -7 और -5 और बी हमारे पास है -5 और -7। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे आपके पास बनेगा -6 और -6, ठीक है, दोनों जगहों पे। तो ये आप लोगों के पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ये आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के भी हम पार्ट्स हैं इसी तरह से, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्टिव में आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने करना होगा। क्वेश्चंस के अंदर से आपने 5 पार्ट्स को सॉल्व करना होगा, 6 पार्ट्स को सॉल्व करना होगा। तो इसी तरह से आपने अब ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। इसमें से भी जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चंस रीड किए हैं, पार्ट्स रीड किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो आपने इसमें से भी कोई से 6 ही क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिफाइन स्क्वायर, हमने स्क्वायर को डिफाइन करना होगा। स्क्वायर क्या है, ये जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है यानी क्वेश्चन नंबर 4, ऑलमोस्ट इसकी जो चीजें होती हैं वो बुक में प्रेजेंट नहीं होती। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के ये वो पार्ट होता है जो कंसेप्चुअल करना होता है, जो हम नर्सरी से लेके पढ़ते आते हैं, नर्सरी से पढ़ते आते हैं या जहाँ से भी पढ़ते आते हैं, यानी 1 क्लास से तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो ये कंसेप्चुअल होता है, वहाँ पे हमने अपनी मदर लैंग्वेज में ही पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो डिफाइन करेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। अब इसके लिए तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अपने इंग्लिश की वीडियोस का, तो आप वहाँ से मेरे इंग्लिश की वीडियोस को भी टच कर सकते हैं। तो स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहेंगे, अ फिगर विच हैज 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ या ऑफ इक्वल मेजरमेंट एंड
whose four angles are equal to 90 डिग्री is called a square, ठीक है। उसके बाद डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को आप लोग डिफाइन करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं? वो ट्राइंगल जो आपस में आपस में सिमिलर होते हैं। जो आप ये देखिए, ये भी वही चीज आई है जो हमने अभी अभी एमसीक्यूज में पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है कि एएससी पोस्टुलेट क्या होता है, जिसके दो एंगल्स और एक साइड से हमें प्रूव किया जाता है, ठीक है। ये आप प्रॉपर्ली डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ये बुक में है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, गिव एन एग्जांपल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और उसकी आपने एग्जांपल देनी है, ये भी आप लोग की बुक में प्रेजेंट है। उसके बाद है डिफाइन ट्रेपीजियम। अब डिफाइन ट्रेपीजियम को डिफाइन करना है। अब इसमें से आप कोई से भी आप देखें, जिस तरह ट्रेपीजियम की डेफिनेशन आपकी बुक में भी प्रेजेंट नहीं है और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आप लोगों को अजीब भी लगेगी, ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी, नहीं तो नर्सरी से हम भी नहीं पढ़ रहे वाले। ट्रेपीजियम भी वर्ड अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमने पहले सुना नहीं है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप कोई से भी ओनली 6 जो पार्ट्स हैं उनको क्लिक करें, ठीक है। आपके पास 9 पार्ट्स हैं, उनमें से आप 3 पार्ट्स को स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम का क्या मतलब होता है, यानी कि थ्योरम को आप एक तरह से यानी उसको प्रूव करना या फिर उसको उलट देना, इस टाइप की चीज उसको कन्वर्स ऑफ थ्योरम कहते हैं। ये भी आप डेफिनेशन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये जो पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 7 क्या है, फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमें मालूम नहीं है इस फिगर में। आप फिगर आपके पास क्या है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और मतलब कि जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें से हमने x को फाइंड करना होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को याद आएगा जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा है पिथागोरस थ्योरम, क्लास 8 में हमने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप क्लास 8 की भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से ही पिथागोरस थ्योरम की अननोन वैल्यूज को फाइंड करना सीख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को फार्मूला बता दूं, यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पार्ट होता है इसलिए मैं आप लोगों को खुद करवा रही हूँ, नहीं तो आप लोग बुक से भी कर सकते थे। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ रेशियो। अब इसको भी मैं डिफाइन कर देती हूँ, वैसे तो ये बुक में प्रेजेंट है। अब रेशियो के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट से क्या मुराद है, अगर आपके पास है 5:10 तो वो क्या होगा कि 5/10 यानी कि 5 डिवाइड बाय 10 अगर आप लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि 5:10, 5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5:10। यानी कि हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि P/Q की हम वैल्यू देंगे, ठीक है। P/Q इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। मजीद डेफिनेशन आप इसकी देखना चाहते हैं तो आप अपनी बुक की ग्लोसरी से देख सकते हैं। उसके बाद अब MCQs 9 है, वेरीफाई दैट मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये आप लोगों ने बतानी है कि एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि आप इसका जो हाइपोटेन्यूज और वाला फार्मूला लगा के उसको प्रूव कर सकते हैं कि वाकई ये इस फार्मूले पे पूरा उतरता है। उसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो पिथागोरस थ्योरम होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही अप्लाई होता है, ओके। अब तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हमने किया है, ये हमारे पास सारा कंसेप्चुअल होता है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। यानी कि ये आप लोगों को कहीं भी बुक से नहीं मिलेगा, बुक से कुछ क्वेश्चंस बुक से भी मिल जाएंगे, लेकिन जो बुक से नहीं मिलेंगे उसका मतलब वो होगा ये होगा कि आप पहले ही इन क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आउट ऑफ कोर्स नहीं आता है, जिन बच्चों को समझ नहीं आती है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर तो ये बहाना होता है कि भाई आउट ऑफ कोर्स था पेपर, आउट ऑफ सिलेबस था पेपर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ प्रॉपरली कोर्स के मुताबिक ही होता है, सिलेबस के मुताबिक ही होता है। और जैसा कि मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो कंसेप्चुअल होता है। आप लोगों ने इस बात से नहीं बैठना और वहां जाके एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं कहना कि ये जो पेपर था, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस आए हुए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होता, ओके। इसके बारे में मजीद आप लोग अपने टीचर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास किस टाइप का आता है। उसके बाद ये हमारे पास आते हैं हिस्सा 2, यानी कि जिसका सेकंड पार्ट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी, ठीक है। वो कह रहे हैं आपने अटेम्प्ट कोई से 3 क्वेश्चंस ही करने हैं जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपने लाजमी करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 एक करना है और उसके अलावा आपने कोई से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, proves that the point of concurrency of the medians of a triangle and the triangle which is made by joining the midpoint of its side is the same। ये दोनों थ्योरम्स आए हुए हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब सब्जेक्टिव पार्ट हम स्टार्ट करने लगे थे कि आप लोगों के पास थ्योरम्स कंपलसरी होते हैं, वो लास्ट भी पेपर में आने होते हैं। अब उन्होंने इसमें चॉइस नहीं दी, उन्होंने दो थ्योरम्स दिए हैं, करना आपने है एक ना एक थ्योरम। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही वाले थ्योरम आएंगे, कोई भी थ्योरम आ सकते हैं। आपने इसी आस पे नहीं बैठने कि यही वाला पेपर आप लोग याद करें, आप कोई और पेपर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सारे थ्योरम्स याद कर लें और सारी डेफिनेशन याद कर लें, तो पेपर आपके लिए, पेपर में आप फेल नहीं होंगे, कम से कम इतना हो सकते हैं। जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनके लिए ये बेटर है कि वो अपने सारे थ्योरम्स रेडी करें बुक से और बाकी डेफिनेशंस रेडी करें। ठीक है, तो थ्योरम के मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है, अटेम्प्ट करना ही होगा। नहीं करेंगे तो आपके 8 नंबर्स बिला वजह के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। इसका पार्ट ए है सॉल्व विद द क्रैमर रूल। ये आप लोगों को वैल्यू दी गई है कि आपने इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। इसका बी पार्ट है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई a की पावर 2l बाय a की पावर l प्लस m अप टू सॉन, जो भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप लोग जो भी क्वेश्चन चूज करेंगे सबसे पहले आपको चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली सारे के सारे पढ़ लें। ठीक है, 9 भी पढ़ लें या ना पढ़ें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बेटर ये होगा कि अगर आप 8 नंबर पक्के लेना ही चाहते हैं और आप लोगों को थ्योरम्स भी अच्छे से आते हैं तो सबसे पहले आप थ्योरम ही सॉल्व करें लॉन्ग क्वेश्चन में से। ठीक है, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये मैंने 5 क्वेश्चन के ए और बी पार्ट रीड किए, आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे। जैसे कि 6 क्वेश्चन है, यूज द लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू दी गई है, उसको आपने फाइंड करना है लॉग टेबल के जरिए। ठीक है, उसके बाद है सिंप्लीफाई करना है आपने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फैक्टराइज करना है, 7 क्वेश्चन का ए पार्ट है, फैक्टराइज करें, ये चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है। इसी तरह से इसका बी पार्ट भी है कि स्क्वायर रूट, ये चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपने गिवन इक्वेशन जो है, आपको इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका बी पार्ट है कि आपने एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी ए बी और सी की ए बी बी सी और सी ए की मेजरमेंट्स आप लोगों को बता दी गई हैं। ठीक है, तो अब इनमें से आपसे 5 6 7 8 में से कोई से भी 2 क्वेश्चन चूज करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में खुली चॉइस है, आप लोगों के पास देख लें, आप लोग 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 2 करने हैं। ठीक है, वैसे तो होता ही है कि 3 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 2 करने होते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन हैं उनमें से आपने सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कोई से भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। आपने एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका ए पार्ट कर दें और बी पार्ट किसी और क्वेश्चन का कर दें। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है तो आप उसका ए पार्ट भी करेंगे और बी पार्ट भी करेंगे। अगर आप ए पार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को आप क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट को उसकी जगह सॉल्व कर देते हैं, तो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क्स ही देगा जो आपने पहले सॉल्व किया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है उसी के दोनों पार्ट्स करने हैं, किसी और क्वेश्चन का अगला पार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में से भी आपके पास जैसे 2 पार्ट्स हैं, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन ही ऐसे चूज करें जिनके दोनों पार्ट्स आप लोगों को आते हो, अच्छे से आते हो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन और ये थ्योरम्स और डेफिनेशंस के मार्क्स बहुत ही इजीली बच्चे ले सकते हैं जो मैथ्स में वीक हैं। मेनली यही बताना चाहती थी मैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझाना चाहती थी कि मैथ के पेपर किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।